हिमाचल के ऊना से एक परेशान करने वाली खबर सामने आई है, जहां पर जमीनी विवाद ने ऐसा खूनी रंग अख्तियार किया कि छुट्टी पर आए एक आईटीबीपी जवान की जान चली गई। आईटीबीपी के जवान की हत्या, जमीनी विवाद में कत्ल, हत्यारे ने किया सरेंडर। जमीनी विवाद फिर मौत की वजह बन गया। मामला ऊना के नंगड़ा गांव का है, जहां एक आईटीबीपी के जवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के आरोपी मृतक के ही गांव का रहने वाला था। दोनों के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। मृतक विपिन कुमार 2 दिन पहले छत्तीसगढ़ से छुट्टी पर लौटा था और सुबह ही खेतों में काम कर रहा था। तभी वहां एक जिप्सी में सवार होकर 4 लोग आए। थोड़ी बहस हुई और बाद में उनमें से एक शख्स ने विपिन कुमार की छाती पर गोली दाग दी। मौके पर मौजूद चश्मदीद उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन काफी देर रुके थे। ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਲੂ ਪੱਟਣੇ ਲੇਬਰ ਨੇ ਇਹ ਮੋੜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਲਾ ਖੜੇ ਉਹਦੀ ਜਿਪਸੀ ਆਈ ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ ਲੇਬਰ ਕੱਟ ਰਹੀ ਸੀ ਕਣਕ ਤੇ ਆ ਗਾ ਉਹਨੇ ਜਿਲਾ ਰਫਲ ਗੱਡੀ ਅਸੀਂ ਖੜ ਗਏ ਰਫਲ ਗੱਡੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਬਸ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਖੜਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਖੜ ਕੇ ਹੁਣ ਫਾਇਰ ਕਰਤਾ ਗੋਲੀ ਖੜੀ ਕਰਤੀ ਦੂਏ ਬੰਦੇ ਚੱਲ ਗਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਰਹੇ ਪਰੇ 5 ਮਿੰਟ ਉਹ ਖੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਰਿਹਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਤੇ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਲੱਭੜਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਚੱਕਿਆ कोई मामले का था, मेरे ख्याल ज़मीनी कोई विवाद था इनका। उसके बाद जैसे जैसे कहते इसको कहते जो दूसरा पक्ष था जिसको गोली लगी है सानू जिस तरह कोल आई है आई उस तरह गए और लेके तुरंत असी हॉस्पिटल लेके गए और डॉक्टर ने इनको मृत घोषित कर दिया। हत्या के सभी आरोपियों ने थाने में जाकर सरेंडर कर दिया। पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है और मौकाए वारदात में चश्मदीदों के बयान लिए जा रहे हैं। इसमें जो आरोपी है वो पुलिस कस्टडी में है। प्राइमरी फसाई तो अभी लैंड डिस्प्यूट लग रहा है, लेकिन वो अभी इन्वेस्टिगेशन में जो तथ्य सामने आएंगे पुलिस उस हिसाब से आगे की कार्रवाई करेगी। आरोपियों को अपने गुनाहों की सजा आज नहीं तो कल मिल ही जाएगी, लेकिन जिस जमीन के लिए ये सारा विवाद हुआ उसका क्या, क्योंकि आरोपियों की आगे की जिंदगी अब जेल में ही गुजरने वाली है। ऊना से अमित शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। और अब बात डॉन मुख्तार अंसारी की करते हैं। मुख्तार अंसारी की पंजाब में मौजूदगी तो पहले ही कटघरे में थी, अब वो एम्बुलेंस भी सवालों के घेरे में है, जिस पर सवार होकर अंसारी बुधवार को मोहाली कोर्ट पहुंचा था। यूपी नंबर की जो एम्बुलेंस एक हाई प्रोफाइल कैदी को अदालत लेकर पहुंची थी, उसका रजिस्ट्रेशन 4 साल पहले ही खत्म हो चुका है। यूपी के डॉन मुख्तार अंसारी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जब लगा कि अब विवाद खत्म और पंजाब से यूपी ट्रांसफर की तैयारी शुरू हो चुकी है, तभी नए विवाद खड़े हो रहे हैं। बुधवार को अंसारी की मोहाली अदालत में पेशी की ये तस्वीरें सबने देखी। इन्हीं तस्वीरों के बीच ये एम्बुलेंस अचानक सुर्खियों में आ गई। नंबर है यूपी 41 7171 और यही नंबर अब सबको खटक रहा है, क्योंकि पंजाब की जेल में बंद और पंजाब पुलिस के साथ कोर्ट पहुंचे अंसारी के पास यूपी की एम्बुलेंस थी, जिसको लेकर तरह तरह के सवाल खड़े होने लगे। पहला सवाल तो यही कि आखिर अंसारी को पंजाब में यूपी की एक निजी एम्बुलेंस का इस्तेमाल करने की इजाजत कैसे मिल गई। पड़ताल में पता लगा कि ये एम्बुलेंस यूपी के ही बाराबंकी में डॉक्टर अलका राय के नाम पर रजिस्टर्ड है और अंसारी 2013 से ही इसका इस्तेमाल कर रहा है। खबरें तो यहाँ तक है कि इस एम्बुलेंस के लिए पैसे भी मुख्तार अंसारी ने खर्च किए थे और यूपी सरकार का इल्जाम तो यहाँ तक है कि ये एक लग्जरी बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस
जिसका गलत ढंग से इस्तेमाल हो रहा है। प्राइवेट एक निजी एम्बुलेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि बुलेट प्रूफ है, लग्जरी है। ये किस प्रकार से किस नियम के तहत कर रहे थे? इन सब चीज़ का तो पंजाब पुलिस को और साथ ही साथ उनकी सरकार, जो कांग्रेस की सरकार है, जो एक संरक्षण दे रही है एक माफिया, एक डॉन को, उसका जीता जागता सबूत आ जा रहा है। तो इसका जवाब तो कांग्रेस सरकार देगी। दिलचस्प बात यह है कि जनलका राय के अस्पताल के नाम पर ये एम्बुलेंस रजिस्टर्ड है। खुद उनको भी इसके मौजूदा हाल की कोई जानकारी नहीं। ये देखिए, अभी तक तो मुझे पता नहीं क्या क्या खबरें मिली हैं कि बाराबंकी में मेरा अस्पताल था और क्या क्या था। तो मैं बाराबंकी से तो मेरा कोई नाता नहीं है। हाँ, मुख्तार अंसारी हम लोगों के विधायक हैं और कुछ साल पहले बहुत पहले की बात है कि उन्होंने कुछ एक मैसेज भिजवाया था और कुछ कागज़ भिजवाए थे कि वो एक एम्बुलेंस ख़रीदना चाहते हैं। विधायक होने के नाते पब्लिक के लिए एम्बुलेंस चाहिए था और वो किसी हॉस्पिटल के ही नाम पे एम्बुलेंस अलॉट होता है, तो वो मेरा अस्पताल के नाम से वो लेना चाहते हैं। आप लोग भी जानते हैं, अगर हमारे विधायक जी ने हमसे कुछ मांगेंगे फेवर तो हम ना तो कह नहीं सकते। तो हम लोगों ने अपना कुछ कागज़ साइन किए थे, लेकिन ये बहुत पुराना विषय है और उसके बाद हमें उसके बारे में कोई जानकारी है ही नहीं जब तक आप लोगों ने मेरे संज्ञान में नहीं डाला। तो अब इसके बारे में मुझे भी जानकारी कर लेने दीजिए कि स्टेटस क्या है। लेकिन एक ये कोई प्रकरण काफ़ी साल पहले की है, 2013 की बात जो आप ये 2013 में 2009 के बाद की घटना है। तो उन्होंने कागज प्रोवाइड कराया था और आप लोगों ने उस पर सिग्नेचर किया हाँ, था मेरे भाई ने उसके ऊपर एज अ डायरेक्टर, नहीं मेरे नाम पे नहीं है, हॉस्पिटल के नाम पे है। हॉस्पिटल के नाम जी, वो ऐसा हम लोगों को था कि हाँ भाई, हमारे हॉस्पिटल के नाम पे वो एम्बुलेंस अपने लिए वो खरीद रहे हैं। तो ऐसा हमारे संज्ञान में था, लेकिन उसके बाद उसका क्या हुआ हमें कोई जानकारी नहीं। सूत्रों के हवाले से खबर तो यहाँ तक है कि यूपी नंबर की जो एम्बुलेंस एक हाई प्रोफाइल कैदी को अदालत लेकर पहुंची थी, उसका रजिस्ट्रेशन तक 4 साल पहले ही खत्म हो चुका है और बाराबंकी में स्थानीय प्रशासन के पास एम्बुलेंस से जुड़ी कोई जानकारी मौजूद नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। और अब खबर हिमाचल के सिरमौर जिले से है, जहां पर बीजेपी से बागी होकर पच्छाद से उपचुनाव लड़ने वाली दयाल प्यारी ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। दिल्ली में दयाल प्यारी कांग्रेस में शामिल हुई। हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला और चंडीगढ़ से पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता पवन बंसल ने उन्हें सदस्यता दिलवाई है। आपको बता दें कि दयाल प्यारी लगातार 3 बार जिला परिषद की सदस्य रह चुकी हैं। दयाल प्यारी जब हिमाचल में कांग्रेस की सरकार थी तब सिरमौर जिला परिषद की चेयरपर्सन भी रह चुकी हैं। पच्छाद विधानसभा क्षेत्र से 2019 में उपचुनाव में दयाल प्यारी के भाजपा प्रत्याशी होने की प्रबल संभावना थी, लेकिन बाद में भाजपा ने उनके बजाय रीना कश्यप को टिकट दिया था, जिसके बाद दयाल प्यारी बागी हो गई थी और उन्होंने आजाद होकर चुनाव लड़ा था। हालांकि वे चुनाव जीत नहीं पाई थी, लेकिन वोट हासिल करने के मामले में वो तीसरे नंबर पर रही थी। बाद में भाजपा ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया था और अब वो कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। और अब खबर कांगड़ा से है, जहां पर गांव सलाड़ी में तेज रफ्तार ट्रक ने एक बेजुबानों के लिए काल बनकर पहुंचा। तेज रफ्तार ट्रक ने भेड़ों को सरेआम कुचल दिया, जिसमें 32 भेड़ों की मौत होगी, जबकि 20 घायल हो गई हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। हरियाणा की मंडियों में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू कर दी गई है, लेकिन पहले दिन कई मंडियों में गेहूं का एक दाना भी नहीं खरीदा गया। इसके साथ ही कहा यह भी जा रहा है कि यहां पर गेहूं नहीं पहुंचा है। बात अगर कुरुक्षेत्र की अनाज मंडी की जाए तो यहां भी खरीद शुरू नहीं हो पाई है। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि 10 अप्रैल के बाद मंडियों में गेहूं पहुंचना शुरू हो जाएगा, जिसके बाद खरीद भी शुरू कर दी जाएगी। नहीं, आज वैसे अभी तक गेहूं नहीं आई है। कुछ इस बार सीज़न थोड़ा लेट बता रहे हैं। 10 तारीख के आसपास से कुछ किसानों से बात हुई थी, उन्होंने 10 तारीख के आसपास से बताया था
और कल कुछ किसानों के फ़ोन भी आए हैं मेरे पास, उनका शेड्यूल उनके पास मैसेज आज का आया हुआ था, पर उनकी अभी गेहूं तैयार नहीं हुई है। लगभग 10 या 15 तारीख के आसपास उनकी गेहूं आने की। हरियाणा प्रदेश की अनाज मंडियों में आज से गेहूं की सरकारी खरीद के दावे किए गए थे। मैं इस समय मौजूद हूं कुरुक्षेत्र की अनाज मंडी में। कुरुक्षेत्र की अनाज मंडी ये पूरी तरह से अनाज मंडी है और यहाँ पर दावे किए गए थे कि 1 अप्रैल से गेहूं आएगी, मगर जो मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी हैं वो कह रहे हैं कि अभी फसल आने में थोड़ा समय लगेगा। 10 तारीख के बाद यानी कि 10 अप्रैल के बाद मंडी में गेहूं धीरे धीरे आनी शुरू हो जाएगी। अभी मंडी पूरी तरह से खाली पड़ी हुई है, मंडी में कहीं पर भी गेहूं का एक भी दाना नहीं आया है। मार्केट कमेटी की बात की जाए या मंडी की बात की जाए तो मंडी ने अपनी तरफ से पूरी तैयारियां शुरू कर दी है और मंडी की पूरी तरह से साफ सफाई करवा दी गई है, उचित व्यवस्था करा दी गई है और यहां तक कि बारदाने को लेकर सबसे बड़ी समस्या मंडी में रहती है, उसकी भी पूरी तरह से व्यवस्था करा दी गई है। हालांकि पिछली बार की बात की जाए तो 8,81,000 मीट्रिक टन गेहूं आया था, यानी कि बम्पर पैदावार हुई थी। अब की बार भी किसानों के खेत में गेहूं की जो बम्पर पैदावार